I would request I would request all the members to please mute their mic because there is so much background noise. Yes. So here we start. Uh, this is IELTS Writing Task 2 class. Uh, as already you know that the task 1 is different. Those who are general training students, they will have the different writing task 2, and those who are academic students, they will have the different writing task 1. जो टास्क 1 है वो मुख्तलिफ है एकेडमिक का और जनरल ट्रेनिंग का, लेकिन जो टास्क 2 है वो सेम है। याद रखिएगा, जो टास्क 2 है वो सेम है, लेकिन जो टास्क 1 है वो डिफरेंट है। तो इसलिए हम टास्क 2 को पहले करेंगे क्योंकि ये बहुत एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का सेम होता है। ओके, तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसका जो मार्किंग क्राइटेरिया है वो कहाँ फॉल करता है, आपको अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि जब आप आइल्स का एस्से लिखने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2, तो वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसकी बेस पे आपका एस्से चेक किया जाएगा। ज़ाहिर है अगर आपको पता ही नहीं है कि मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, तो आप उस डोमेन से बाहर होके जो चाहे लिखेंगे, जिससे आपके मार्क लूज़ हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रेमवर्क है, जो राइटिंग का क्राइटेरिया है वो क्या है, किस बेस पे आपकी राइटिंग चेक होगी। अगर आपको पता होगा तो आप उसी हवाले से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टास्क रिस्पॉन्स होता है जिसकी 25% वेटेज है। टास्क रिस्पॉन्स से ये मुराद है कि जो टॉपिक आपसे पूछा गया है और जो टाइप आपसे मांगी गई है, जो टाइप आपकी ऐसे पूछी गई है, आप उसी का आंसर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आइल्स एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऐसे है और आप कुछ और लिख रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है या क्वेश्चन स्पेस एक्सप्लोरेशन से किया गया है, या जो क्वेश्चन है वो वर्चुअल रीडिंग के हवाले से है, लेकिन आप उसके अंदर साइंस या फिक्शन की कोई चीज़ लिख के आ जाएं। तो टास्क रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि जो आपसे पूछा गया है आप उसी का आंसर करें। द सेकंड वन इज कॉल्ड लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स vocabulary. Vocabulary is very important. The more vocabulary you will have, the higher chance you will have to get the higher bands in IELTS writing task 2. तो लेक्सिकल रिसोर्स में हमने मुख्तलिफ डोमेन्स बनाई हुई हैं। आईटी से रिलेटेड डोमेन है, इसमें हमारे पास कोई 7-8 मुख्तलिफ डोमेन्स हैं जिसकी वोकेबलरी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। थर्ड चीज़ है जी ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी से ये मुराद है कि जो आप लिख रहे हैं उस वो ग्रामेटिकली कितना परफेक्ट है। क्या ऐसा तो नहीं कि आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को मिक्स कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं, जो टेंसेस के रूल्स हैं, आप उनकी वोलेशन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कहीं इंटरेक्ट और कहीं इंटरेक्ट में लिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप मिक्स कर रहे हैं फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट को। तो आपका ईच एंड एवरी जो सेंटेंस है वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। अगर उसमें आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आना है, और आपको जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनका यूज़ करना आना चाहिए। फोर्थ एंड लास्ट चीज़ इसमें होती है कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, कोहेरेंस एंड कोहेजन ये होती है कि आपका जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं या नहीं हैं। आपका जो एसे है, क्या वो उसकी प्रॉपर बिगनिंग है, प्रॉपर मिडल है, क्या प्रॉपर एंड है, और इसी तरह जो सेंटेंसेस के अंदर जो रब्त है वो बरकरार है कि नहीं। कोहेरेंस एंड कोहेजन ऐसा नहीं होता कि आप बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड पे लिखाएं, ऐसा नहीं होता कि आप कंक्लूजन से स्टार्ट ले लें, या ऐसा भी नहीं होता कि आप BP2 या BP1 जिसको बॉडी पैराग्राफ 1 या 2 कहते हैं वहाँ से स्टार्ट ले लें। एक कोहेरेंस तरीके से आप चलते हैं, एक प्रॉपर बिगनिंग होती है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखी जाती है, उसके बाद एसे की टाइप देख के देखा जाता है कि आर्ट्स जो एसे है वो किस किस्म का है, उस हिसाब से एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस की स्टेटमेंट
या एग्री डिसएग्री की स्टेटमेंट लिखी जाती है, फिर प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट दी जाती है, फिर BP1 में हम नीज का स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सॉरी, ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कोहेरेंस एंड कोहेजन। कोहेरेंस एंड कोहेजन से यही मुराद है कि आपका ईच एंड एवरी सेंटेंस आपस में कनेक्ट होना चाहिए। ओके, अब हम देख लेते हैं कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली रिपीट कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा ये जो मिस्टेक्स देखने की आई हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ये करते हैं, रिपीट करते हैं। आइल्स राइटिंग टास्क 1 में भी रिपीट हो रही होती हैं और टास्क 2 में भी रिपीट हो रही होती हैं। इनका समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं बार बार चीज़ें आपको इसलिए बताऊंगा आगे भी कि आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेनी चाहिए। इन चीज़ों से आपने हमेशा बचना है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आपके जो रिक्वायर्ड बैंड है वो नहीं आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आइल्स का एसे है उसके बारे में कहा जाता है कि यू मस्ट राइट डाउन एटलीस्ट एसे विद 250 वर्ड्स। आपका जो एसे है वो 250 वर्ड से नीचे नहीं होना चाहिए। बेशक आपकी वोकैबलरी बड़ी हाई लेवल किस्म की है, आपने कोहेरेंस एंड कोहेजन का ख्याल रखा, your grammatical range and accuracy is perfectly all right, but if you're writing less than 250 words, suppose कि अगर आप 230 वर्ड्स लिख के आ जाते हैं या 220 लिख के आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो आपको रिक्वायर्ड बैंड नहीं मिलेंगे, आपके बैंड अफेक्ट होंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आप कोशिश करें कि जो आपका ऐसे है उसकी लेंथ मिनिमम 280 वर्ड्स हो और मैक्सिमम 350 वर्ड होने चाहिए। 350 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना आपके पास एक तो टाइम भी नहीं होता, तो 350 वर्ड्स आर मोर देन सफिशिएंट। सो यू शुड बी बिटवीन 280 टू 350 वर्ड। तो इसके लिए एक बेहतरीन फार्मूला ये है कि एक लाइन में एटलीस्ट 10 से 12 वर्ड्स होते हैं। तो आप अपनी लाइंस काउंट करके उतने वर्ड से ज़रब दे दें, आप इजली उसको काउंट कर सकते हैं अपने ऐसे को। सेकेंडली, मैं आपको आइल्स राइटिंग टास्क 1 और 2 की आंसर शीट्स प्रोवाइड करूंगा जिस पे आप लिखेंगे। और डेली ऐसे लिखने से आपको एटलीस्ट अंदाज़ा हो जाएगा कि आइल्स आपका जो ऐसे है वो कितने वर्ड्स का है। जब आप 5 6 7 ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही शीट्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में दी जाएंगी, जिससे आपको प्रैक्टिस करके अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितने पेजेस लिखने हैं कि आपके वर्ड्स जो हैं वो पूरे हो जाएं। ओके, अब इसमें सेकंड चीज़ है ऑफ टॉपिक। ऑफ टॉपिक का मतलब ये है कि जैसे कि पहले बताया था, टास्क रिस्पॉन्स और ऑफ टॉपिक दोनों मिलते जुलते हैं। कि ऑफ टॉपिक ये है कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है आप उसी का आंसर देंगे। अगर पूछ पूछ रहा है वो वर्चुअल रीडिंग के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, या मोबाइल फ़ोन के वो आपसे डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है, तो आपको वही चीज़ लिखनी है। उसमें आपने कोई और डोमेन को टच नहीं करना, आपने इरेलीवेंट डिस्कशन नहीं करनी। अगर आप डिस्कशन इरेलीवेंट करेंगे तो इट मीन्स यू आर ऑफ टॉपिक, यू आर डिस्कसिंग समथिंग एल्स while examiner was demanding something else. So that is very important, you should be remain on the topic. The third one is illegible handwriting. Illegible handwriting means that if your writing is not understandable by the examiner, then he or she are not is not going to give you good bands. इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने राइटिंग अपनी अच्छी प्रेजेंटेबल रखनी है तो आपको लेड पेंसिल के साथ लिखना चाहिए, जिसको हम कच्ची पेंसिल कहते हैं। आपने एग्जामिनेशन हॉल में उससे लिखना है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स करते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसको रब करके ठीक कर लेते हैं। जबकि पेन से लिखने में ये नुकसान होता है कि आपके पास मिटाने की ऑप्शन नहीं होती। अगर आपसे कोई वर्ड गलत हो जाता है तो फिर आप उसको क्रॉस लगाते हैं, जिसको कटिंग कहते हैं। और कटिंग और ओवर राइटिंग हमेशा बैड इंप्रेशन क्रिएट करती है, जिससे आपके बैंड लूज हो जाते हैं। तो आप पेंसिल से लिखेंगे और अंडरस्टैंडेबल हैंड राइटिंग में लिखेंगे। आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। और फाइनली इसमें जो चीज़ है वो है मेमोराइज्ड कंसेप्ट्स। मेमोराइज कंसेप्ट्स ये होते हैं कि अगर आप इंटरनेट से मुख्तलिफ़ चीज़ें देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स देख रहे हैं जो नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लोट हैं, और वहाँ से आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि एग्जामिनर इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि उनको पता ना हो कि आपने कहाँ से रट्टे लगाए हुए हैं।
तो इसलिए मैं जो आपको आइल्स के जो मैं आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, ये स्ट्रक्चर्स हम ब्रिटिश काउंसिल से अटेस्ट करवा के उसको उसको वहाँ से वेरीफाई करवा के अपने स्टूडेंट्स में फ्लोट करते हैं, और फिर आफ्टर एवरी 2 मंथ्स हम इन स्ट्रक्चर्स को चेंज करते रहते हैं ताकि ये मेमोराइज कंसेप्ट्स में ना चले जाएं। और ये स्ट्रक्चर्स साल में तकरीबन 5-6 दफ़ा चेंज होते हैं, फिर हम इनको लूप में ला के वापस ले आते हैं ताकि ये मेमोराइज कंसेप्ट्स में ना चले जाएं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपने वो अवॉइड करना है। इंटरनेट के ऊपर से बहुत से लोग मिस्टर जे की वीडियोस या आइल्स एडवांटेज एक वेबसाइट है, दुनिया में बड़ी मकबूल है, डेफिनेटली आप उससे 5 या 5.5 बैंड तो ले सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू गेट 7 आपको वही चीज़ें करनी हैं जो इंटरनेट के ऊपर फ्लोट ना हो। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हम देखते हैं कि एसए की कॉमन डोमेन्स कौन कौन सी हैं, मतलब किस किस कैटेगरीज के एसेज आपको आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो कौन कौन सी डोमेन्स हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके हवाले से टॉपिक आएंगे। लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी इसमें से चुन के बताऊंगा कि जिस पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। वो कैटेगरीज कुछ यूँ है, हेल्थ रिलेटेड डोमेन है, देर इज़ अ इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन से रिलेटेड डोमेन है, सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ में आपके जो हमारे सोसाइटी के अंदर इश्यूज़ हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, राइजिंग प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है, इस तरह के जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं वो आते हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ में हमारे आपस के रिलेशनशिप्स हैं, क्राइम के अंदर आपके जो सोसाइटी में जो क्राइम्स किए जाते हैं वो हैं, एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि यूनिवर्सिटी कॉलेज से रिलेटेड इस तरह के टॉपिक्स बहुत कॉमन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है एजुकेशन की, याद रखिएगा, जिसमें तकरीबन 90% ऐसे आपके एजुकेशन बेस्ड होते हैं। तो आपने ये करना है कि जो एजुकेशन से रिलेटेड सिनोनिम्स हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी कीवर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वोकैबलरी है या लेक्सिकल रिसोर्स है एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है। एटलीस्ट तकरीबन 40 से 50 वर्ड्स आपके जहन में होने चाहिए सिनोनिम्स, चिल्ड्रन, स्टूडेंट, इस तरह के यूनिवर्सिटीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, इस तरह के आपके पास डिफरेंट सिनोनिम्स होने चाहिए जो एजुकेशन से रिलेटेड हों। और आपने एग्ज़ाम के अंदर जब ऐसे लिख रहे हैं तो एक वर्ड आपने बार बार रिपीट नहीं करना, आपने चेंज करते जाना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपकी लेक्सिकल सोर्स हाई है और आप उसमें अच्छी बैंड ले सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया है, वाइल्ड लाइफ है, गवर्नेंस इश्यूज है, स्पोर्ट्स एंड शॉबिस है, एंड टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी पे मैं रुकूंगा क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको 60 to 70% चांस है कि आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे एग्ज़ाम में आएगा। तो आपने जहाँ एजुकेशन डोमेन इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपने टेक्नोलॉजी को भी मद्देनज़र रखना है। इससे भी रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी है वो आपने याद कर लेनी है। और टेक्नोलॉजी से मुराद सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसके अंदर ये बहुत वसी फील्ड है। इसके अंदर आपकी मोबाइल एप्लीकेशन सारी, कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उससे रिलेटेड, आज वर्ल्ड वाइड वेब का दौर है, इंटरनेट से रिलेटेड, वेब ब्राउजिंग से रिलेटेड, जितनी भी इससे रिलेटेड जो वोकेबलरी है वो आपने याद करनी है। दैन ट्रेडिशनल कल्चर है, फैशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन है। तो इसमें से आपने जो ज़्यादा फोकस करना है वो एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, मीडिया और सोशल इश्यूज, ये 4-5 डोमेन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार आती हैं। तो हमारे जो आप देखेंगे एसेस जो मैं आपको सैम्पल्स दूंगा वो भी इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप फैशन को या स्पेस एक्सप्लोरेशन को बिल्कुल ही छोड़ दें, क्योंकि एग्जामिनर का जो हमारा जो गेस है वो जस्ट गेस होता है। ये ज़रूरी नहीं कि हम फैशन जो है उसको बिल्कुल छोड़ दें या वाइल्ड लाइफ को बिल्कुल छोड़ दें, आपने उसको भी स्टडी ज़रूर करना है। एक कंसेप्ट होता है जी कोलोकेशंस का, अगर किसी को पता है तो वो मुझे बता दें कि कोलोकेशन, व्हाट इज़ कोलोकेशन। अगर आप लोग बता सकते हैं तो बता दें, बेशक कमेंट बॉक्स में बता दें। अगर नहीं पता तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, बता दूँगा। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज़ कोलोकेशन? ओके, नहीं पता, ठीक है। गजाला कह रही है हमें नहीं पता। कोई और स्टूडेंट? ओके,
सो लेट मी एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कोलोकेशंस। कोलोकेशंस ये होता है कि जो ऐसी फ्रेज़ जो दो वर्ड से मिलके बनती है। आसान लफ्ज़ों में इसको बताऊंगा। ऐसी फ्रेज़ जो दो वर्ड से मिलके बनती है, जैसे कि हम कहते हैं वेरी वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, हमने कहते हैं, हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। दो वर्ड से मिलके हम कोई चीज़ बनाते हैं जिसमें हम उसके सिर्फ बयान कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इकॉनमी। कई दफ़ा हम यूज़ करते हैं ये उस अ, ये उसकी ये उसका फेलियर है, बहुत बुरी तरह वो फेल हुआ एग्ज़ाम में, तो हम कहते हैं अटर फेलियर। दो वर्ड से मिलके एक फ्रेज़ बनाई है। हम कहते हैं कि ये पनिशेबल एक्ट है, यानी कि ऐसा जुर्म जो काबिल सज़ा हो। इस बंदे ने ऐसा जुर्म किया है जिस पे उसकी सज़ा वाजिब है, तो हम उसको कहते हैं पनिशेबल एक्ट। तो ये कोलोकेशंस होते हैं। कोलोकेशन का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने लाजमी यूज़ करना है अपनी स्पीकिंग में भी और आइल्स राइटिंग टास्क 2 के अंदर भी। आपने इंट्रो के अंदर लाजमी एक या दो कोलोकेशंस यूज़ करनी है। पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हैं कोलोकेशन। जब आप स्पीकिंग कर रहे होंगे, आपका जब इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जा रहा होगा, तो उसमें आपने लाजमी कोलोकेशंस, ये कुछ लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है जिसका पीडीएफ वर्जन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने कोई भी दो वर्ड्स यूज़ करके एक फ्रेज़ इस्तेमाल करनी है। आप देख सकते हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, ऐसे अनासर जो शर पसंद अनासर होते हैं। डिप्लोरेबल कंडीशन, ऐसी हालत जो काबिल अफसोस हो। फ्रूटफुल रिजल्ट्स, ऐसे नताइज जिनका कोई ना कोई फ़ायदा है। एडवर्स इम्पैक्ट्स, यानी कि इसके बुरे असरात हैं, एडवर्स इम्पैक्ट्स। तो ये मैं डिफरेंट जगहों से पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर, चाहे वो आईटी की डोमेन है, एजुकेशन की डोमेन है, मीडिया की है, आपने कोलोकेशंस का इस्तेमाल लाजमी करना है, जिसमें किसी चीज़ की आप या तो सिफ्त बयान कर रहे हैं या उसकी बुराई बयान कर रहे हैं। यानी कि आप उसके एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव में, जब हम किसी चीज़ की हम कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर रहे होते हैं, वो आपने लाजमी बतानी है। तो इससे ये इसका फ़ायदा क्या होगा, लेक्सिकल रिसोर्स के अंदर वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आप कोलोकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये ऐसे के स्टार्ट में यूज करने हैं ना, जी जी, ये जैसे आप, इंट्रो होता है। जी जी, इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कोई ना कोई कोलोकेशन ज़रूर इस्तेमाल कर लेनी है, कोशिश ओके यही की है। ठीक है। और जब आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा, उसमें भी आपने कोई ना कोई जी। दो वर्ड मिला के कोई एक बता देना है। यस, ओके। आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड। हाईली इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा मेरी दिलचस्पी है कि मैं बाहर जाऊँ, तो हाईली इंटरेस्टेड भी एक कोलोकेशन है। आप लोगों को नहीं पता होता, जी। बाज़ लोग आप चाहते हुए ना चाहते हुए भी कोलोकेशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि हर बैंड की वोकेबलरी होती है कि आप 5 बैंड लेने जा रहे हैं, 6 है, 7 है या 8 है। तो मैंने जो कोलोकेशन बनाई हुई है वो 7+ बैंड्स की बनाई हुई हैं। अगर मैं इसी से थोड़े से हल्के ओके वर्ड्स सर। लगाऊंगा तो वो 6 बैंड पे चला जाएगा। जैसे शेयर इग्नोरेंस है, जिसे हम कहते हैं कि अटर जहालत, मतलब बिल्कुल एक जाहिल आदमी हो तो हम कहते हैं कि शेयर इग्नोरेंट है ये आदमी। ग्रेव नेग्लिजेंस है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा, जो किसी चीज़ में नेग्लिजेंस शो करते हैं, तो हम कहते हैं दैट इज़ अ ग्रेव नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ट्यूटर्स। एडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं, बहुत ज़्यादा वसाइल होना। हमारे पास बेशुमार, इस मुल्क के पास बेशुमार वसाइल हैं, वो अपने अपने आवाम पे ख़र्च करने के लिए। तो हम कहते हैं कि माई कंट्री हैज़ एन एडिक्वेट रिसोर्सेज टू स्पेंड ऑन द कॉमन पीपल। तो इस तरीके से आपने कोई भी दो वर्ड लगा के स्पीकिंग के अंदर और राइटिंग के टास्क 1 में, इंट्रो में लगा दे ज़्यादा बेहतर है। अगर इंट्रो में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट बॉडी पैराग्राफ 1 2 या कंक्लूजन में इसको ज़रूर लगा दें। तो कोलोकेशन का कंसेप्ट बड़ा कॉमन है। मूव करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। दैट इज एसेस फैमिली। अब हमें देखना है कि कौन कौन से एसेस हैं जो हमने करने हैं। ऐसे में आपको ये राइटिंग टास्क टू सबसे पहले इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग है। इट विल टेक राउंड अबाउट 1 मंथ। 1 मंथ लग जाएगा राइटिंग को कंप्लीट करते करते। बाकी जो स्पीकिंग, लिसनिंग और रीडिंग है वो सिर्फ आपके 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई इशू नहीं। प्रैक्टिस हम डेली करेंगे लिसनिंग की। रीडिंग का भी मैं आपको डेली टास्क दिया करूँगा, वो आपकी प्रैक्टिस से ठीक होंगे। जबकि जो राइटिंग है ये प्रैक्टिस तो है ही है,
लेकिन प्रैक्टिस से पहले आपको चीज़ें ब्रीफ करना बड़ा ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरीके से आप अपना ऐसे लिखेंगे तो आपको 7 बैंड्स मिलेंगे। ऐसे का प्रॉपर बिगनिंग कैसी होगी, मिडल कैसे होगा, एंड कैसे होगा, और ऐसे की कितनी टाइप्स हैं। हर टाइप्स का अपना अपना फार्मूला है, यानी कि हर टाइप्स का अपना अपना स्ट्रक्चर है। टोटल इसकी टाइप्स बनती हैं 5, लेकिन अगर हम इसके सब टाइप्स भी देखें तो वो 8 बन जाएंगी आपकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ एन एडवांटेजेस डिसएडवांटेज टाइप। इसको हम मेरिट्स डीमेरिट्स भी कहते हैं, या फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स भी कहते हैं। इसमें दो वर्जन होते हैं, एक को तो मैं सिंपल वर्जन कहता हूँ, सेकंड वन इज़ कॉल्ड मॉडर्न वर्जन। सिंपल वर्जन में ये होता है कि एग्जामिनर आपको कोई ना कोई टॉपिक देगा और आपसे कहेगा कि इस चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात बता दें। जैसा कि वो कहता है कि मोबाइल फ़ोन्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, कंप्यूटर के क्या फ़ायदे हैं, नुकसानात हैं, वो आपको कोई टॉपिक देगा। नो डेज अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर टू डू देयर ऑफिशियल असाइनमेंट्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स। आजकल बहुत से लोग अपने अपने काम करने के लिए कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसके फ़ायदे नुकसानात बता दें। या आपसे वो टीवी के फ़ायदे नुकसानात पूछेगा, या आपसे वो कुछ किसी भी डोमेन को उठाएगा उसके फ़ायदे नुकसान पूछेगा। सिंपल वर्जन है इसका। आज हम इसी को देखेंगे। तकरीबन 1 से 2 दिन लगते हैं हर टाइप को समझने में। आज हम इसी सिंपल वर्जन को देखेंगे, लेकिन बाकी टाइप्स भी आपको अब थ्रू कर देता हूँ अब, कि इसमें एक मॉडर्न वर्जन भी है। मॉडर्न वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट होता है सिंपल वर्जन से। वो आपको उसके टॉपिक से अंदाज़ा हो जाएगा ये मॉडर्न वर्जन है या सिंपल है। जो मॉडर्न वर्जन होता है उसमें वो आपसे सिंपली ये नहीं पूछता कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, बल्कि वो आपसे ये कहता है कि क्या इसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। जैसे कि कंप्यूटर की हमने बात की, तो वो आपसे पूछेगा कि डू यू थिंक दैट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर आउट नंबर इट्स डिसएडवांटेजेस। आसान लफ्ज़ों में अब वो आपसे पूछेगा क्या कंप्यूटर इस्तेमाल करने के ज़्यादा फ़ायदे हैं या ज़्यादा नुकसानात हैं। तो वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये तो मॉडर्न वर्जन है। तो उसमें आपने कंप्यूटर के ज़्यादा एडवांटेजेस लिखने हैं या ज़्यादा डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। आप बता सकते हैं कि इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। एक तो इसके 3 आप एडवांटेजेस लिखें या 2 एडवांटेजेस लिखें और एक डिसएडवांटेज लिख दें। यानी कि आपने एक चीज़ का पलड़ा भारी रखना है, एडवांटेजेस ज़्यादा लिखने हैं अगर मॉडर्न वर्जन है, और एक आप उसका डिसएडवांटेज लिखेंगे। ये तो होगी फर्स्ट टाइप जिसमें हम 2 पार्ट्स पढ़ेंगे, सिंपल वर्जन, मॉडर्न वर्जन। सेकंड वन इज़ कॉल्ड एग्री डिसएग्री। एग्री डिसएग्री से ये मुराद है कि वो आपको टॉपिक देगा या आपसे कोई ना कोई आपको एक जी टॉपिक देगा और आप कहेगा कि आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहेगा कि सम पीपल थिंक दैट दैट that using railways या using trains for traveling purpose is is very comfortable nowadays. Do you agree or disagree? Some people think that uh, some people think that radio is very informative tool of getting information, education, and entertainment. Do you agree or disagree? Some people think that exercise has lot of advantages. Do you agree or disagree? तो आप उससे या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। तो इसमें भी 2 वर्जन होते हैं, एक सिंपल वर्जन है, एक मॉडर्न वर्जन है। जब हम इसके टाइप्स पे आएंगे तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सिंपल वर्जन क्या है, मॉडर्न वर्जन क्या है। थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट बेस्ड एसेस। डेवलपमेंट बेस्ड एसेस के अंदर 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है या नेगेटिव डेवलपमेंट होती है। यानी कि आपको कोई ना कोई टॉपिक देगा और कहेगा कि ये चीज़ ठीक है या गलत है, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। आपसे वो कह सकता है कि आजकल लोग मोबाइल फ़ोन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए। क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव है? तो अगर आप समझते हैं कि पॉजिटिव है तो आपने 2 वजूहात लिखनी है किस वजह से वो पॉजिटिव है। अगर आपके ख्याल में वो नेगेटिव है तो आपने 2 वजूहात लिखनी है क्यों वो नेगेटिव है। चौथी जो टाइप आएगी वो होगी प्रॉब्लम बेस्ड एसेस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है प्रॉब्लम बेस्ड एसेस। इसमें हम कोई भी प्रॉब्लम उठाते हैं सोसाइटी के अंदर और स्टूडेंट से पूछा जाता है कि इस प्रॉब्लम की क्या वजूहत हैं और सॉल्यूशंस भी इसके दे रहे हैं आप हमें। फॉर एग्जांपल एक हमारी सोसाइटी के अंदर कॉमन इशू है, फॉर एग्जांपल टेररिज्म एक प्रॉब्लम है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा आम है, बम ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो वो आपसे पूछेगा इसके काजेज़ क्या हैं, आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि एक इसका काज अनएम्प्लॉयमेंट है, या हमारी सोसाइटी के अंदर आप कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों में। कोई भी आप 2 वजूहत इसकी सोचेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन बताएंगे।
और ये याद रखिएगा कि आपको जो काजिज़ हैं वो ऑथेंटिक होने चाहिए, मतलब जो काजिज़ हैं वो लॉजिकेबल होना चाहिए, ताकि आपने आगे उसको जब नी स्ट्रक्चर लगाएंगे तो वहाँ पे आपने साबित भी करना है कि कैसे गुर्बत महंगाई की या गुर्बत और महंगाई इंसान को दहशतगर्दी की तरफ ले जाती है। जब आपके एक्सपेंसेस पूरे नहीं होंगे या जो इस चीज़ें की आप वहाँ पे साबित करेंगे अपने आर्गूमेंट से कि इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। मेरे पास इन सारों के स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं, काजेज़ भी आपको दे दूंगा, सॉल्यूशंस भी सारे दे दूंगा। वो आपने वहाँ से देखने हैं, प्रिपेयर करने हैं और फिर टेस्ट मुझे प्रोवाइड करने हैं। और सबसे आखिर में है सेमी आर्गुमेंटेटिव एसेस, जिसका मतलब होता है कि डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। और इसमें मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो टाइप है नंबर 5, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। 99% एग्जामिनेशन हॉल में चांसेस हैं कि आपको ये ऐसे आएगा, तो इसलिए ये ऐसे मैं सबसे आखिर में करवाता हूँ। जब आपका एग्ज़ाम बिल्कुल करीब होगा उससे एक हफ़्ते पहले, 10 दिन पहले मैं आपको ये तैयार करवा दूँगा। तो इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि इस ऐसे को अच्छे तरीके से तैयार करना है। अच्छा, मेरी ये मीटिंग अगर एंड हो जाती है, आई एम हैविंग ओनली 10 मिनट्स मोर, तो उसके बाद दोबारा आपने ज्वाइन करनी है, क्योंकि अभी मेरे पास लेक्चर एंड नहीं हुआ, 20-25 मिनट मेरे पास और हैं। अगर एंड होती है मीटिंग, देन अगेन यू विल ज्वाइन विद द सेम लिंक, उसी लिंक के साथ आपने ज्वाइन करना है। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे लिखने से पहले आपने एक एक फार्मूला यूज़ करना है जिसको कहते हैं पावर का फार्मूला। पावर का फार्मूला क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, राइटिंग, इवैल्यूएशन एंड रीचेकिंग चेकिंग। प्लानिंग से ये मुराद है कि जब आपको ऐसे एग्ज़ाम में आएगा तो आपने फौरी तौर पे लिखना नहीं शुरू कर देना, बल्कि आपने सबसे पहले प्लान करना है। आपने देखना है कि जो 8 टाइप्स सर ने बताई थी उसमें से ये कौन सी टाइप्स है, ये एग्री डिसएग्री है, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है, क्या ये मॉडर्न वर्जन है एडवांटेज डिसएडवांटेज का, क्या ये डिस्कस बोथ व्यूज़ है, ये कौन से ऐसे है, आपने डिसाइड करना है। इसका मतलब है प्लान कर रहे हैं आप ऐसे। जब आपकी प्लानिंग हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये फ़लानी टाइप है, उसके बाद आपने ऑर्गेनाइज करने हैं आइडियाज़। सपोज़ कि अगर आप कहते हैं कि ये तो मॉडर्न वर्जन है एडवांटेजेस डिसएडवांटेज का, उसके बाद आपने आइडियाज़ ऑर्गेनाइज करने हैं कि मैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा या करूँगी, कौन कौन सी वोकेबलरी मैंने इस्तेमाल करनी है। फौरी तौर पे आप सोचेंगे और उसके बाद आप लिखना शुरू कर देंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप इज़ कॉल्ड राइटिंग। आपने वो जो आइडियाज़ सोच के रखे हुए हैं वो आप लिखेंगे। राइटिंग करने के बाद जब आप राइट कर रहे होंगे तो साथ साथ आप इवेलुएट भी कर रहे होंगे अपने सेंटेंसेस को कि जो मैं लिख रही हूँ वो ठीक है। हर सेंटेंस, 2 सेंटेंस लिखने के बाद आपने एक दफ़ा उसको गो थ्रू करना है तेज़ी के साथ। और आखिर में जब आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, 280 वर्ड्स याद रखिएगा, 280 वर्ड्स, कभी भी 280 वर्ड से नीचे नहीं आना। 240-250 और अंडर लेंथ। तो आपने फौरी तौर पर जब ऐसे ख़त्म हो जाएगा उसको रीचेक करना है। रीचेकिंग में आपने ऐसे की वर्डिंग चेक करनी है कि जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं वो कंप्लीट हैं, 280 से ज़्यादा हैं, 290, 300, 310, 20 इतने होने चाहिए। सेकेंडली, क्या इसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक तो मैंने नहीं की जल्दी में लिखते हुए? अगर मिस्टेक है तो फ़ौरन रबड़ से मिटा के आप उसको ठीक करेंगे। तो पावर का कंसेप्ट आपने जहन में रखना है। प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग करनी है, राइटिंग, एवोल्यूशन एंड रीचेकिंग। ओके, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। इस तरीके से आप चलेंगे तो लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज जो फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है सिंपल वर्जन। मैंने आपको पहले बताया था कि एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपको दो तरह के वर्जन मिलेंगे, सिंपल है और मॉडर्न है। सिंपल में वो आपसे सीधा सीधा पूछता है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, या आपसे पूछता है कि व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, या आपसे पूछेगा व्हाट आर इट्स ड्रॉबैक्स एंड इट्स व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड ड्रॉबैक्स। यानी कि इसकी खूबियाँ खामियाँ आपने बतानी है, इसके प्लस नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं, सिंपल। और मॉडर्न वर्जन में आपने या तो एडवांटेजेस ज़्यादा बताने हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा बताने हैं। तो उसमें वो कुछ यूँ लाइन लिखी हुई आएगी, सेंटेंस कुछ यूँ लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, डू यू थिंक दैट एडवांटेजेस ऑफ दिस डेवलपमेंट आउटवे इट्स डिसएडवांटेजेस। आउटवे का मतलब होता है कि ज़्यादा होना, इसका पलड़ा भारी है। डू यू थिंक एडवांटेजेस आउट नंबर इट्स डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं तादाद में। डू यू थिंक दैट एडवांटेजेस सुपरसीड इट्स डिसएडवांटेजेस। इन तीनों लाइंस में से कोई लाइन लिखी होगी, तीनों का एक ही मतलब है। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये आउट वे का क्या मतलब है, आउट नंबर क्या है और सुपरसीड क्या है, तो तीनों का एक ही मतलब है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपके लिए कि एग्ज़ाम में इस तरह की लाइन लिखी होगी, कोई टॉपिक दिया होगा और आगे ये लाइन लिखी होगी कि या तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज बता दें
या डू यू थिंक एडवांटेजेस सुपरसीड इट्स डिसएडवांटेजेस? आज हम जो करेंगे वो है सिंपल वर्जन। सिंपल वर्जन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, गौर से देखिएगा। आपके पैराग्राफ में, आपके ऐसे के अंदर टोटल 5 पैराग्राफ्स होंगे। आपके ऐसे के अंदर टोटल 5 पैराग्राफ्स होंगे। हर पैराग्राफ के अंदर 4 सेंटेंसेस होंगे। हर पैराग्राफ के अंदर 4 सेंटेंसेस होंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20 सेंटेंसेस का आपका ऐसे बन जाएगा। और 20 सेंटेंसेस में इजीली आपके 350 वर्ड 280 से 350 के दरमियान बन जाएंगे वेरी इजीली। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो शायद आपको काउंट भी ना करने पड़े, बहुत इजीली आप इसको लिख सकेंगे। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देना सर है। ये समझ नहीं आ रही। जी मैं ये कह रहा हूँ सर कि ये समझ नहीं आ रही। ये ऐसे का एक स्ट्रक्चर है। आप गौर से देखिए कि ऐसे का ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले पैराग्राफ 1 में आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में आपने क्या क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में आपने 4 सेंटेंसेस होंगे आपके। जो फर्स्ट सेंटेंस होगा दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड स्टेटमेंट। मैं आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है। थर्ड सेंटेंस होगा स्टेटमेंट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फोर्थ सेंटेंस होगा प्रॉमिसिंग स्टेटमेंट। 4 जुमले आपने लिखने हैं और आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पैराग्राफ 2 पे आएंगे। इसको हम बॉडी पैराग्राफ कहते हैं, यहाँ से आपके पैराग्राफ की बॉडी शुरू होगी। इसमें आपने नीज स्ट्रक्चर अप्लाई करना है। नीज स्ट्रक्चर से ये मुराद है कि आपने इसको नरेट करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, उसमें कोई ना कोई एग्जांपल देनी है और उसको समराइज़ कर देना है। अगेन एडवांटेज नंबर 2 लिखना है, यानी कि आपसे पूछेगा कंप्यूटर के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, तो आपने नी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करना है कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं असाइनमेंट्स करने के लिए। इसका फ़ायदा, पहला फ़ायदा आप बताएंगे। पहला फ़ायदा ये है कि बड़ी क्विक हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कंप्यूटर्स के ऊपर। जो भी हमें, एक तरीका तो ये है कि हम लाइब्रेरी जाएँ और वहाँ से बुक सर्च करें और अपनी मतलब का जो मालूमात है वो लें, तो उसमें बहुत ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इससे बेहतर है कि हम इंटरनेट के ऊपर गूगल करके जो ई लाइब्रेरीज़ हैं, जो बुक्स हैं, वो वहाँ से अपनी मर्ज़ी की बुक डाउनलोड करके फौरी तौर पे जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करके अपनी असाइनमेंट्स में लिख सकते हैं। तो पहला फ़ायदा है कंप्यूटर का, टाइम बड़ा बच जाता है। आपने एडवांटेज नंबर 1 में लिखना है, प्लस आपने एग्जाम्पल भी देनी है। आप साबित करें कैसे। आपने तो जस्ट एक बता दिया, एग्जाम्पल आपने ऐसे देनी है कि आप अपनी लाइफ से एग्जाम्पल देंगे कि जैसे कि मैं जब मैं इंग्लिश कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि जब मुझे असाइनमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती थी तो मैं बहुत सी चीज़ें नेट से डाउनलोड करता था। तो नेट से डाउनलोड करने से मुझे काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी और अच्छे मुझे वर्ड्स मिल जाते थे, अच्छे फ्रेजेस मिल जाते थे, जिससे मेरी असाइनमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाती थी। आपने एग्जाम्पल देनी है और समरी में आपने एक वर्ड लिखना है कि बस साबित ये हुआ कि इस कंप्यूटर इस्तेमाल करने का ये फ़ायदा है। फिर आप दूसरे एडवांटेज पे आएंगे। पैराग्राफ नंबर 3 होगा, लेकिन एडवांटेज नंबर 2 होगा। इसमें आपने बताना है कि कंप्यूटर का दूसरा फ़ायदा क्या है। एक तो आपने ये बता दिया कि इंटरनेट का फ़ायदा ये है कि टाइम आपका बहुत ज़्यादा बच जाता है, यानी कि दूसरा ये है कि आप इसको कह लें कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिल जाती है। या कोई भी और एडवांटेज आपके ख़्याल में जो बड़ा एप्लीकेबल है, आपने उसकी फ्रेज़ बना के यहाँ पे लिखनी है कि दूसरा ये है कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसी तरीके को आपने इसको भी नरेट करना है, इसमें भी कोई ना कोई एग्जांपल देनी है और इसको भी समराइज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपने आना है और कंप्यूटर के 2 डिसएडवांटेजेस बताने हैं। डिसएडवांटेज आप मुझे बता सकते हैं कि कंप्यूटर के क्या 2 डिसएडवांटेजेस हैं? एनीबॉडी, कोई मुझे बता दे कि व्हाट आर द 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर और यूजिंग इंटरनेट। ओके, मैं खुद ही बता देता हूँ। कंप्यूटर का फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड करना लग जाते हैं कंप्यूटर के ऊपर। आपकी अपनी जो थिंकिंग है वो, जी, एक फ़ायदा बताया है समझिए आपने, एक्सेसिव यूजेज अफेक्ट्स आई साइट्स। ओके, ये बिल्कुल ये है कि आपने डिसएडवांटेज बताया। दूसरा ये है कि आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपकी अपनी थिंकिंग पावर नहीं रहती, आप खुद से नहीं सोचते कि इसका क्या आंसर हो सकता है या इस चीज़ का क्या है। आप सारा कंप्यूटर पर रिलाई करके हर चीज़ उस पर करते हैं। एक इसका ड्रॉबैक ये है। द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड आई साइट पे आपका अफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी आई साइट अफेक्ट हो जाएगी। ये 2 इसके ड्रॉबैक्स आपने पैराग्राफ नंबर 4 में लिखने हैं।
और पैराग्राफ नंबर 5 में आपने समराइज़ करना है। समरी और कंक्लूजन में फ़र्क होता है। अच्छा, मेरे पास अब सिर्फ आखिरी मिनट रह गया है और मीटिंग ये एंड होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोबारा उसी मीटिंग को ज्वाइन करें। अभी चूँकि लेक्चर में 10 से 15 मिनट हैं, दोबारा ज्वाइन करें। हम यहीं से शुरू करेंगे। और जो समरी है ये कंक्लूजन से थोड़ी सी डिफरेंट है, याद रखिएगा। समरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंक्लूजन, क्योंकि समरी में हम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन में हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। जैसा कि आपको जब आप ये साबित करेंगे कि इसके 2 एडवांटेजेस हैं और 2 डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप कहेंगे कि फिर आप इस सारे पैराग्राफ को सम अप कर देंगे, अपने सारे ऐसे को सम अप कर देंगे आखिर में। और उसमें भी आपके 2 सेंटेंसेस होंगे, इसमें भी आपके 2 सेंटेंसेस होंगे और 2 सेंटेंसेस के बाद आपने इसको समराइज़ कर लेना। अब ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज का जो सिंपल वर्जन है, ये उसका स्ट्रक्चर